नमस्ते। मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब। अशोक भाई, बिहार का एक अप्रत्याशित चुनाव इसलिए कहेंगे कि जीत हार तो ठीक थी, लेकिन जिस तरह का मार्जिन है, जिस तरह का स्ट्राइक रेट है, और कभी कभी ये लगता है कि बड़ा मूड बच्चा हो और उसके अगर डिस्टिंक्शन के साथ वो पास करे तो सबको लगता है कि ये तो पता ही है कि तुम हो नहीं है, लेकिन तुम अब पास हो गए हो उसके अपने से। मैं दो चीजें अलग अलग करेंगे हम लोग। पहले हम लोग बात कर लें कि ये तो किसी भी तरह से दो चीजें हो रही हैं। एक ये हो रहा है कि मेरे ख्याल में जो एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो बड़ी लूट हुई है, जो लोकतंत्र के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वोट लूटने का, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो जीविका दीदी, हमारे साथी लोग भी चला रहे हैं कि वो जीविका दीदी लास्ट मिनट से वो चेंज हो गया। संगठन बहुत अच्छा था, स्वतंत्र देव सिंह और कौन कौन लोग वहीं बैठे रहते थे हरदम सारे। मैं पहली बात ये करूं कि आपको क्या लगता है कि जीविका दीदी और ये प्रमुख कारण है कि प्रमुख कारण लूट है? प्रमुख कारण। देखिए, जीविका दीदी भी एक कारण है, लेकिन कौन सा? हाँ। जीविका दीदी कारण यह है कि कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें जीविका दीदी बोल रही है ग्रामीण महिलाओं को कि कमल पे बटन दबाना, यदि नहीं दबाया तो 10,000 रुपये वापस ले लेंगे आपसे नहीं, अकाउंट से। नहीं, ये दबाना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो ग्रामीण महिलाएं झपके में आ जाती है, पढ़ी लिखी महिलाएं। दूसरी बात, 128 सीटें ऐसी हैं, 128 सीट्स एनडीए की, जहां जीत का मार्जिन, जितने लोग मतदाता सूची से उस विधानसभा में निकाले गए, उसके अनुपात जीत का मार्जिन देखा जाए तो जीत का मार्जिन बहुत कम है। मैं वो 128 लोगों की लिस्ट आप दिखा दीजिए स्क्रीन पे, मैं भेजता हूं आपको। ठीक है। तो मार्जिन है जीत का 2,000। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 मतदाता गायब है, ड्रॉप किए गए हैं। जीत का मार्जिन है 74 और 22,000 वहां से निकाले गए हैं। अच्छा, ये जो निकले गए लोग, ये विदेशी कहां थे? क्योंकि घुसपैठिए ही तो निकाल रहे थे ना। ये ना चुनाव आयोग बता रहा कोई कोई घुसपैठिया मिला उनको, ना गृह मंत्री बता रहे हैं जिनके डिपार्टमेंट में आता है। फिर लोग बोलते मरे हैं, लोग बोलते ट्रांसफर हो गए, इधर से उधर शिफ्ट हो गए। जो शिफ्ट हो गए और मरे हुए लोग, वो क्यों मतदान केंद्र से वापस गए? हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में लोग मतदान केंद्र से वापस गए क्योंकि उनका नाम नहीं था। तो मतदाता सूची, मैं बार बार कह रहा था कि अब चुनाव विपक्ष को मतदाता सूची या SIR जो था, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। रिगिंग रिगिंग था। इट वॉज रिग्ड। SIR इज फॉर रिगिंग। अभी एक राजस्थान का वीडियो कल ही मार्केट में आया, पूरा मुस्लिम परिवार ही BLO ने निकाल दिया। वो BLO के पास जाके लड़ रहे, वो वीडियो है पूरा। वो महिला BLO उसको कहती है कि तुम मेरे घर आए थे, आपने विजिट किया हमको, आप हमको विजिट नहीं करेंगे। अब हम फॉर्म लेने आए तो आप कहते हो आपका नाम तो हमने काट दिया। 10 दिन के अंदर आपने नाम कैसा काट दिया? किसको पूछ के काट दिया? किसने अधिकार दिया? वो महिला जवाब देने की बोले, मैं जवाब, मेरी कोई जवाब दे नहीं है जवाब देने की। तो कौन जवाब देगा? ज्ञानेश कुमार जी जेल सिक्योरिटी में बैठे रहते हैं। जहां बड़े बड़े लीडर ऑफ अपोजिशन को अपॉइंटमेंट का समय नहीं मिलता, तो आम आदमी को क्या मिलेगा? BLO जैसा फ्रॉड डिपार्टमेंट, मतलब जो फ्रॉड हो रहा है उसमें, मैं मेरा उदाहरण देता हूं। 2024 में मेरी पत्नी और मेरी भतीजी, जिसके 10 साल पहले शादी हो चुकी है, वो मुंबई में सेटल है, वो का मतदाता है और मैं मतदाता नहीं हूं। मेरे समाज सोसाइटी में बहुत अच्छे संबंध है, कोई पड़ोसी मेरा कहेगा नहीं कि वानखड़ी जी मर गए। मेरी पत्नी से मेरे अच्छे संबंध है, कोई विवाद नहीं हमारे बीच में। जो कहेगी कि मेरे पति नहीं रहे, मेरी बेटी आज मुझ पे जान देती है, वो कतई सोच भी नहीं सकती कि मेरा चाचा चला गया। तो ये BLO को किसने बोला कि अशोक वानखड़े यहां नहीं रहते, अशोक वानखड़े नहीं है? वो दोनों, उसमें से एक मुंबई में है, उसका नाम है, लेकिन जो दिल्ली में है उसका नाम काटा, क्योंकि अशोक वानखड़े सरकार को सवाल पूछता है।
काट दो। फिर मैं 15 दिन के जद्दोजहद के बाद अब मैं फिर मेंबर वो सूची में आया, लेकिन उस अधिकारी ने जब मैं निकला वहां से तो हंसते हुए कहा, अशोक जी हम बहुत इज्जत करते हैं आपकी, एक काम कर लेना, अगले चुनाव में एक बार सूची फिर से देख लेना, हो सकता है फिर आपका नाम कट जाए तो फिर आप हम पे गुस्सा मत होना। ये बीएलओ है, आपने डिजाइन किया हुआ है सारा, और डिजाइनर रिजल्ट ऐसा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है और जनता दल यूनाइटेड अब नीतीश कहीं खेल करने लायक रहे नहीं, क्योंकि महागठबंधन का कुनबा अपने 40 के अंडर लाया, महाराष्ट्र में महागठबंधन का कुनबा अपने 42 पे लाया, या 42 से भी नहीं चला है, 30-35 पे। तो कुल मिला के ये डिजाइन ऐसा किया गया था, मैंने कई ये उदाहरण भी दिया था कि रावण ने इंद्रजीत के जन्म के समय ग्रह नक्षत्र डिजाइन करके रख दिए थे। रावण बहुत बड़े भविष्यवेत्ता थे और जगत पूरा पूरा विश्व जीत लिया था उन्होंने, जगत जीत लिया था। तो उन्होंने सारे ग्रह की पोजीशन कर दी थी, तू यहां से हिलेगा नहीं, तू यहां से हिलेगा नहीं, तू यहां से हिलेगा नहीं। वो कुंडली ऐसी तैयार हो गई थी कि उस कुंडली के अनुसार यदि इंद्रजीत का जन्म होता तो वो अमर होता, मृत्यु ही नहीं थी उसको। लेकिन कहते हैं कि राहु ने थोड़ी सी जगह पोजीशन बदल दी तो मृत्यु की जगह तय हो गई। तो ये डिजाइनर नतीजे महाराष्ट्र में डिजाइनर नतीजे थे, ऐसे डिजाइनर नतीजे यहां आए। अब 202 साहब कोई छोटा मोटा मैंडेट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए जद्दोजहद थी। अब सुना मैंने कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय और स्पीकर पद के लिए भयानक झगड़े चल रहे हैं। ना गृह मंत्रालय देना चाहते हैं नीतीश कुमार, ना स्पीकर पद देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो किसके साथ बैठेंगे सदन में। जो बीजेपी के साथ बैठेंगे उसको सबसे पहले अपने आप को संभालना होता है। स्पीकर एक अहम जगह होगी इस बार सदन में। कोई भी किसी पार्टी में स्प्लिट, स्पीकर का रूलिंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे वो गलत भी दिया तो भी सुप्रीम कोर्ट में 5 साल तक लड़ते रहेंगे, सरकार निकल जाती है। महाराष्ट्र में नाना पटोले इस्तीफा नहीं देता तो बीजेपी की स्प्लिट, तो शिवसेना में स्प्लिट बहुत मुश्किल थी, सरकारी नहीं बन पाती, वो सबको इलीगल घोषित कर देता, लड़ो कोर्ट में। लेकिन नाना पटोले भी बीजेपी से ही कांग्रेस में आए, तो उनकी भी इंटीग्रिटी पे जरा सवाल उठते ही है। कई लोग कहते हैं कि वो तो नाना ने वहीं से आदेश प्राप्त करके ही इस्तीफा दिया था। नया स्पीकर ही नहीं था महाराष्ट्र में और डिप्टी स्पीकर का खेल हो गया। तो स्पीकर पद बीजेपी चाहती है जो मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं, और गृह मंत्रालय जो 2005 से नीतीश अपने पास रखे हैं वो देने को तैयार नहीं, क्योंकि गृह मंत्रालय आजकल कुंडली रखता नहीं नेताओं की, कुंडली बनाता है। जी, तो जी। वहां अभी जद्दोजहद है। अब आज सुना मैंने कि शाम को जब जब तक ये प्रोग्राम आप रिलीज करेंगे तब तक अमित शाह जी पटना पहुंचे होंगे अहम मंत्रालय को लेकर, और हो सकता है उसमें से कुछ नहीं निकले तो फिर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करके नक्की कर ले, बाद में फिर और 1 महीना तक चलता रहेगा जद्दोजहद। क्योंकि बीजेपी अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है उसका लेटेस्ट उदाहरण मैं दूं आपको। मंगलवार, कल हर मंगलवार कैबिनेट मीटिंग होती है महाराष्ट्र में। कल के मंगलवार के कैबिनेट में एकनाथ शिंदे का कोई मंत्री कैबिनेट में आया ही नहीं, सिर्फ एकनाथ शिंदे थे। उनके सारे मंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया, मतलब आए नहीं। हंगामा हो गया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस उनसे मिले तो एकनाथ शिंदे के वहां से क्लियर कट मैसेज गया बीजेपी को कि हमारी शिवसेना के किसी भी कार्यकर्ता को बीजेपी में प्रवेश देना नहीं चाहिए, आपको गठबंधन का धर्म निभाइए। मतलब इमेजिन करिए, बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में है और एकनाथ शिंदे के ही कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करवा रही है।
जी जी तो जी हमने तो कहा था कि कौन सा प्राणी है वो अपने बच्चों को जन्म देते से बच्चे ही खा जाता है। जी वैसा बीजेपी की भूख जी कम नहीं हो रही है। तो ये सब सारी जो खबरें आती है तो नीतीश कुमार इतने थोड़ी ये है कि पुराना चावल है, वो तो अभी ठोक ताल के तो स्पीकर पद बहुत अहम रहेगा मुझे इस बार, मुझे लगता है। तो जी स्पीकर पद और इसके ऊपर जद्दोजहद है। दूसरी बात, राहुल गांधी के बारे में तो गोयनका जी के स्मृति में जो व्याख्यानमाला होती है, वहां नरेंद्र मोदी जी का व्याख्यान था। मैं गोयनका जी के आत्मा को माफी मांगता हूं, क्योंकि रामनाथ गोयनका जीवित होते तो आज इस सरकार के खिलाफ क्या बोलते और इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता, ये तो बात ही अलग है। लेकिन अब व्याख्यानमाला में उन्होंने व्याख्यान भी दिया, बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक जगह पे उन्होंने कहीं भाषण करते हुए कांग्रेस टूटेगी ऐसा एक इंडिकेशन दिया। तो कौन तोड़ेगा कांग्रेस, सवाल ये है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस टूटने की आशंका जाहिर होती है और दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ पूरे देश के अपने क्षत्रपों के साथ फिर एसआईआर पे हमला करने के लिए तेज है। केरल में एसआईआर का प्रेशर इतना जबरदस्त है कि वहां लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ। क्योंकि आनंद जी, केरल पढ़ा लिखा राज्य है, वहां बीएलओ हर घर में जाकर फॉर्म नहीं दे तो वहां लोग बीएलओ की ऐसी तैसी कर देंगे। वो अधिकार जानते हैं, और जहां लोग अधिकार जानते हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे जहां सरकार और सरकार का सिस्टम कटघरे में खड़ा होता है। इसीलिए शिक्षा को ये दूर कर रहे हैं आम आदमी से। आप जितने अनपढ़ रहोगे उतने सरकार के सिस्टम के खिलाफ जाने के चांसेस कम है। अनपढ़ महिला को बता दिया कि कमल नहीं दबेगा तो 10,000 रुपये वापस चले जाएंगे तुम्हारे अकाउंट से अभी के अभी, डर के मारे दबा दिया उनने। जी जीविका मैं दीदी क्या मैं करेगी बेचारी, वो नौकर है। तो कुल मिलाकर जो अभी मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है, बिहार की जीत अपने जगह पे, बिहार में सरकार बनेगी, कैसी चलेगी। अब बिहार में इन्होंने बहुत सारा जो बोला है उसमें से कितना कर पाते हैं। हालांकि चुनाव में किए गए वादे ये चुनावी जुमले होते हैं, अमित शाह जी ने कहा था एक बार, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है उसमें। लेकिन अब जी कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस क्या अपना मात्र इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही ठिकरा फोड़ के या चुनाव में धांधली के नाम पे अपना कभी साफ सफाई करनी होगी, क्योंकि हर राजनीतिक दल में घपले तो हो गए। आज आरजेडी का कुनबा जिस हिसाब से भाई और बहन लड़ पड़े, उससे एक बात दिखता है कि यदि इस पराजय में 90% चुनाव आयोग होगा तो 10% तो ये भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में यदि सिंगल डिजिट पे बीजेपी कांग्रेस आती है बिहार में, जहां 19 थे वो 6 आए, उसके पीछे स्लीपर सेल है जिन्होंने बाहर के लोगों को टिकट दिया, बीजेपी के लोगों को टिकट दिया, एलजेपी के लोगों को टिकट दिया। तो फिर आपका कैडर क्या करेगा, क्यों साथ देगा आपका, जी देखना ये जी भी है, देखना ये भी पड़ेगा आपने को। मैं मैं दो चीजें अशोक भाई, एक तो दर्शकों को भी बता दूं, ये जो जीविका दीदी का था ये केवल 10,000 नहीं मिलेंगे नहीं था, ये था कि 10,000 तो मिल गए, 1,90,000 और मिलेंगे, और ये बेट था। देखिए, कुछ जगह लालच, कुछ जगह धमकी। मतलब बटन नहीं दबेगा तो 10,000 चले जाएंगे अकाउंट में से, और बटन दबेगा तो 1,90,000 और आएंगे। जी 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 ये जी 15 जी लाख वाला जुमला हो गया साहब। जी मुझे ठीक बात है। बताइए, 1,51,00,000 महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाला है। 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ चुनाव घोषित होने के 2 घंटे पहले तक, और चुनाव के दरमियान 30 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा गया। अब 1,51,00,000 महिलाओं में से
1 करोड़ महिलाओं को भी आप 1 लाख रुपए देंगे उनके अकाउंट में, या 2 लाख रुपए देंगे। मैं तो 1 ही लाख कह रहा हूं। अरे मैं तो 1 ही लाख कह रहा हूं साहब, 1 ही लाख कह रहा हूं। तो आपको 1 लाख करोड़ हो गए। पूरे बिहार का बजट 3,60,000 करोड़ है। बिहार की वित्तीय हालत बहुत बुरी है साहब। बिहार रोज 63 करोड़ रुपए पर डे, 33 करोड़ पर डे ब्याज जी दे रहा है। बिहार का जितना टारगेट है, यदि मैं आपको बता दूं बिहार में, कि बिहार में जो टोटल एक्सपेंडिचर बताया जाता है वो 3 करोड़, मतलब 2025 का बजट जो मेरे सामने है, 3 करोड़ 39 लाख करोड़ रुपए, 3,39 लाख करोड़ रुपए, ये उसका खर्चा है बिहार का। और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है 2,45 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का तो यही घाटा है। बिहार पे करीब करीब 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ 4 लाख करोड़ 6 हजार का लोन है, कर्जा है। अब 1 लाख करोड़ घाटा भी मैं कर्जे में जोड़ू तो वो 5 लाख करोड़ होता है। बिहार को अपना रेवेन्यू जनरेशन खुद का, टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 25% है, जबकि यूपी में 40% है, केरल में 74% है। तो बिहार काय पे डिपेंड है? टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स पे, 70% ग्रांट्स और उन चीजों पे। बिहार में सैलरी, पेंशन और ब्याज, इसमें 42% बजट का जाता है। तो बिहार में विकास के काम के लिए मात्र 58% पैसा बचता है, 58%। अब जीविका दीदी का पैसा, किसी ने मुझे बताया, किसी अधिकारी ने, बोले जीविका दीदी का पैसा जो है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड आते थे उसमें से दे रहे थे। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ होंगे? एक आरोप उसने लगाया, पवन अपने स्वराज पार्टी ने, पीके ने, कि वर्ल्ड बैंक के जो 21,000 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट के लिए आए थे उसमें से 10,000 करोड़ रुपए निकाल के महिलाओं को दिए गए। आपके पास प्रोजेक्शन कहाँ है? और हमें, मैंने किसी सम्राट चौधरी का ही शायद कोट सुना था कि भाई 10-10 हजार में तो लोगों, किसी ने भैंस खरीदी, किसी ने कुछ खरीदा, किसी ने कुछ खरीदा और व्यवसाय शुरू किया है। यदि 1,51,00,000 महिलाओं ने व्यवसाय शुरू कर दिया हुआ दिए हुए फंड से, तो बिहार का जीडीपी डबल हो जाएगा। तो जी बिहार का तिजोरी खाली है। शिक्षा, स्वास्थ्य चरमरा गया है। और बिहार में इतनी जी बुरी स्थिति इसलिए भी है टैक्स रेवेन्यू की, क्योंकि एक्साइज जो आती है दारू से, शराब से, वो है ही नहीं। मैं बार बार एक, जी मेरा एक रिकॉर्ड, मैंने जितना स्टडी किया है आनंद जी, जिन जिन राज्यों में शराबबंदी है, वो शराबबंदी लोगों के सेहत के लिए नहीं होती है, सत्ता में बैठे हुए चंद नेताओं की तिजोरी भरने के लिए होते हैं। जो हजारों करोड़ रुपए का शराब से जो कर आता है, टैक्स आता है, वो सीधा नेताओं की तिजोरी में जाता है। क्योंकि शराब तो शराबबंदी के बाद भी बिकती है, चाहे गुजरात हो, चाहे कोई भाजपा का नेता मेरे साथ गुजरात चले, वहां तो राम राज्य स्थापित है। मुझे बताए कौन से ब्रांड की दारू चाहिए, और मैं कोई वहां पे दारू के ठेके वालों को नहीं जानता हूं। किसी भी ऑर्डिनरी होटल में आप रूम में चेक इन करिए, जो सामान लेके आपका आता है वो आपको कहता है कि साहब यहाँ बिहार में शराबबंदी है। मैं हाँ, लेकिन आपको क्या चाहिए बता देना, मैं ले आऊंगा। ये रूम डिलीवरी है। जी तो जी ये जो तमाम चीजें हैं, अभी सरकार चलनी है, कैसी चलेगी, वादे कितने निभाए जाएंगे, वादों का क्या होगा, कि फिर आपको एक माता सीता का बड़ा मंदिर बना के उसी को महिमा मंडित किया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। अब मुझे प्रशांत किशोर की एक बात अच्छी लगी कि प्रशांत किशोर ने तो सीधा वोटरों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा। उसने कहा कि नहीं, तुम लोग इस लायक हो नहीं कि तुम्हारे लिए कोई काम करे।
तुम पलायन ही करो, तुम यहाँ नौकरी नहीं चाहिए तुमको। मैं अशोक भाई बीच में बात रोक के बता दूं, गुजरात का एक इंफॉर्मेशन और दे दूं जो ज्यादा आसान रहेगा। इनके पुराने जो अब तो केंद्रीय मंत्री हैं, पुराने अध्यक्ष सीआर पाटिल, उनका तो खुद ही बिजनेस ये था। जब वो कांस्टेबल थे तो इसमें पकड़ के जेल में 2-4 साल रहे थे, ये बूट लेगिंग में, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर में। तो वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि इससे कैसे कैसे होता है। तो हो सकता है एक नया उन्होंने ब्रांच बिहार में खोल दी हो। भाई वो तो पुराना हाथ है ना, वो तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसी में जेल गए थे अरे सीआर पाटिल साहब, साहब। जहाँ जी। शराब बंदी नहीं है वहां शराब में करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, जी। छत्तीसगढ़ से लेके दिल्ली तक। और जहाँ शराब बंदी है वहां तो घोटाले का तो अमाउंट ही नहीं है, क्योंकि हाँ। टोटल और घोटाला है, 100% घोटाला है। और हम लोग के एक साथी ने बताया कि सीआर पाटिल साहब 1.5 महीने तक बिहार के एक गांव एक वो पकड़ के बैठे रहे थे। बैठे नहीं रहे थे, वही ये गुड़ा भाग कर रहे होंगे, हिसाब किताब देख रहे होंगे कि किसका कहा। 1.5 महीना, 1.5 महीना आप एक विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में कैसे रह सकते हैं भाई? मतलब हम सब लोग उस पर 1.5 महीना तो हिसाब किताब ले रहे थे कि पिछले 5 साल का कितना दिया, कितना आया, कितनी कच्ची, कितनी पक्की, कितनी संतरा, कितनी अनानास, ये सब हिसाब किताब ले रहे होंगे। खैर, मैं एक चीज और पूछ लूं, ये मोदी जी को, जो आपने उस बात का जिक्र तो किया, मोदी जी अपनी विक्ट्री स्पीच में जो पहले उन्होंने मैं भाजपा के कार्यालय में कही, फिर कल कहा, उन्होंने कांग्रेस कोई भूत बैठ गया है क्या? 23 बार कांग्रेस का नाम लिया, 23 बार कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस टूटेगी। और फिर उन्होंने बताया कि ऑपोजिशन के सारे एमपी यंग इनके पास आके मिलते हैं और कहते हैं साहब हम लोगों से तो बोलने नहीं दिया जाता। मोदी जी को हो क्या गया है? मतलब मोदी जी को कांग्रेस सोते समय भी क्या भूत आता है कांग्रेस का, जो इतना नहीं नाम लेकिन लेते हैं? लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी के बोलने पे लोगों का विश्वास है? 2014 पे से मोदी तो बोल ही रहे हैं, और सिवाय जी। झूठ के मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मतलब यदि मैं बड़े मोटे पैमाने पे लूं, 2014 से लेके मोदी जी ने जो जो, अभी देखिए महाराष्ट्र में अब भी चुनाव हुए थे, बोला था कि 6,000 रुपए सोयाबीन को दूंगा, हम सत्ता में आए थे, कर्ज माफी दूंगा, कुछ भी नहीं है। सोयाबीन 3,000 रुपए पे नहीं है। तो जी। मोदी जी जब बोलते हैं बीजेपी टूट गई है, तो मोदी जी ने, कांग्रेस टूट गई तो मोदी जी किसके भरोसे कहते हैं? शशि थरूर जी के भरोसे। अब शशि थरूर देखिए, कांग्रेस ने कहा कि भाई केरल में एसआईआर चल रही है, सारे पदाधिकारी सारे एमपी वगैरह मीटिंग बुलाई, वो आए नहीं, उनको सर्दी हो गई थी। केरल का आदमी है, दिल्ली की सर्दी सहन नहीं हुई तो खांसी सब ये था, तो उन्हें कहा कि सर्दी हो गई। लेकिन उसी सर्दी में नाक पोंछते हुए वो प्रधानमंत्री का भाषण सुनने गए इंडियन एक्सप्रेस में, और खूब महिमा मंडित किया कि हाँ प्रधानमंत्री हाँ, जी ने बस। कहा कि मैं इलेक्शन मोड में नहीं, मैं इमोशनल मोड में रहता हूं। यदि मैं 700 किसान मरने पे ये कहा जाए कि मेरे लिए मरे क्या, किसान का एवरेज 20 का है महाराष्ट्र में मरने का, रोज का। उसके बावजूद किसानों को यह कहना कि मैंने तुम्हारी आय दुगनी करवा दी, तुम्हारे लिए मैं बीमा करवा रहा हूं, और 3-3 रुपए और 21 रुपए बीमा के मिल रहे हैं। एमएसपी घोषित होती है, और शायद ये एमएसपी का फार्मूला महाराष्ट्र पूरे देश को दे रहा है, अभी नया फार्मूला। आनंद जी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हर जिले का सोयाबीन का एकरेज तय किया है कि यदि नागपुर जिले के लिए 7 क्विंटल पर हेक्टर का एवरेज हमने तय कर लिया, तो नागपुर का किसान यदि उसने 12 क्विंटल 1 हेक्टर में फसल ली होगी, तो उसको एमएसपी सिर्फ 7 क्विंटल पे ही मिलेगी। 5 क्विंटल उसको मार्केट रेट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तय कर लिया है कि किस जिले में कितना एकरेज ये हम बताएंगे। और जी। हाइट देखिए, जहां सोयाबीन की खेती होती है वहां एकरेज बहुत कम दिया है, 7, 8, 12, 15। और जहां सोयाबीन होता नहीं वहां 20, 22, 25 दिया है, क्योंकि आपको खरीदना ही नहीं, आपको नियत नहीं है। जहां अंधे रहते हैं वहां चश्मे भेजने बेचने चले जाते हो,
जहां गंजे रहते हैं वहां कंगी बेचने चले जाते हो और फिर कहते हो हमने सामान तो लाया था। जी जी। मैं तो कुल मैं मिलाकर अशोक भाई इनके एक इनके इनके देखिए, कांग्रेस तो हवा है, कांग्रेस हवा 2024 से है। 2024 के चुनाव में यदि संविधान का मामला नहीं उठता तो ये 370 पार करते और संविधान बदल चुका होता। ये संविधान की मारी है उनको पड़ी जो बैसाखियों पे है, टेक्निकली 160 150 पे है, यदि निर्मला सीतारामन के पति की बात सही मानो, यदि मैं निखिल उसको कौन है अपना झारखंड का सांसद उनका, उसकी बात सही मानो, निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे, हाँ, और एडीआर की रिपोर्ट सही मानो तो बाकी जुगाड़ करके ये 240 तक पहुंचे, जुगाड़ में भी 240 ही पहुंच पाए। तो इनको हवा जी तो है, इनको एसआईआर का हुआ है। जिस हिसाब से केरल और बंगाल और बाकी जगह एसआईआर होगी, जहां बीएलओ साथ साथ चल रहे, बीएलए साथ साथ चल रहे बीएलओ के, बताओ ये नाम क्यों नहीं काटा, ये बताओ ये क्यों जोड़ा, ये बताओ, ये टेंशन हो गया है। लेकिन फिर वो निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। तो मुझे इस बात की गारंटी है कि फाइनल सूची जो आएगी वो ना बीएलओ को पता होगी, ना बीएलओ को पता होगी, ना बंगाल के निवासियों को पता होगी। वो फाइनल सूची सिर्फ गणेश कुमार को पता होगी। जी और जो फाइनल सूची आएगी उसमें बताया जाएगा कि बहुत सारे घुसपैठिए पकड़े गए, बाहर कर दिए गए, और फिर नतीजे डिजाइन किए जाएंगे, और फिर बंगाल में बीजेपी 195 से 200 सीटें लेके विधानसभा में आएगी। ये जी नतीजे। जी। मैं अशोक भाई, मैं बीच में आपको रोक के बस बहुत छोटा छोटा, मुझे बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय दो मेरे बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आपसे ही वो सवाल का मैं जवाब चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। अजीब सी स्थिति ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक अर्जेंट अर्जी लगी, पिटीशन जब आई 3-4 दिन पहले, उसको खूब देर सुना। अच्छा आप कितनी देर कहेंगे, आप कितनी देर कहेंगे, अभिषेक मनु सिंह भी, अच्छा ये 2 घंटा करेंगे तो आप 1 घंटा करेंगे तो हम 3 घंटा करेंगे। उन्होंने कहा वो सिंबल का मामला था साहब, अर्जेंट बेसिस में सुन लीजिए, 2 दिसंबर से है, क्योंकि इलेक्शन शुरू हो जाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं। खूब सुनने के बाद जस्टिस काफी देर उन्होंने 1 घंटा करीब सुना, फिर उन्होंने कहा अच्छा इसको हम अर्जेंट सुनते हैं, इसको 21 जनवरी इसकी डेट लगाते हैं। ये किसके मतलब ये, आप अगर आप मेरे और आपके घर का अगर बच्चा करता, भले ही कॉर्पोरल पनिशमेंट मना है, आपको सजा हो सकती है, लेकिन लगा तो देते ही। अब चाहे पुलिस आती तो आती, जब देख मतलब आपके घर में अगर अब कोई इस तरह की बातें करे। अभी अभी यह हास्यास्पद है, और दुर्भाग्य यह है कि जिस पे विश्व पूरे भारतवासियों का जिन पे सबसे ज्यादा विश्वास है, वही अविश्वसनीयता का पर्दा उठ जी रहा है। न्यायपालिका पे इस देश का सबसे ज्यादा विश्वास था, उसी न्यायपालिका को दिमक चट रही है ऐसा लग रहा है अभी। जब भाजपा के प्रवक्ता ही न्यायाधीश बनने लगे तो बाकी बचे हुए न्यायाधीश भाजपा के प्रवक्ता बने तो आश्चर्य नहीं होता। जी जी यही जी। मैं देख रहा हूं। मैं जी, और अशोक जो भाई एक और टिप्पणी महाराष्ट्र बहुत। की 2.5 साल तक इलीगल सरकार चलाने देना, यही न्यायपालिका का सबसे बड़ा फेल्योर रहा। हो सकता है चंद्रचूड़ जी के समय का काम है ये, उन्होंने शायद गणपति को जो पूछा होगा तो गणपति जी ने कहा होगा कि भाई ब्राह्मण और मराठे दोनों मिलके चल रहे हैं, तो एक तरफ पेशवा है एक तरफ मराठे हैं, चलने दीजिए सरकार। तो चल गई, भगवान जी को ही पूछा होगा उन्होंने। जी। मैं मैं अशोक भाई एक और इसलिए क्विक टिप्पणी ले लूं कि उसको अनरिपोर्टेड जा रहा है बिल्कुल एक केस, और वो केस इसलिए है कि वो अजीब सा न्याय सिस्टम है हमारे यहाँ। दूसरा न्याय का उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ एक आजम खान साहब हैं, उनके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस हैं, बकरी बकरी चुराने से लेके मालूम नहीं क्या क्या। उनको 2 दिन परसों फिर जेल में डाल दिया, और उनका अपराध सुनिए, उनके लड़के ने 2 पैन उसके पास थे, 2 पैन कार्ड पे लड़के के साथ साथ बाप को भी डाल दिया। उस पैन कार्ड से कोई फ्रॉड हुआ है ये नहीं है, उसने 2 पैन कार्ड किए थे, तो 7 साल की सजा ऑलरेडी सुना दी गई और अंदर डाल दिया गया। स्मृति ईरानी के पास भी 2 पैन कार्ड थे, वो सब घूम रहे हैं उस पर कोई। और मुझे अभी भी, मैं पहली चीज बोल रहा हूं, 2 पैन कार्ड हैं, अगर उससे कोई गलत हुआ हो, कोई आपराधिक मामला हुआ हो, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, तो बिल्कुल डालिए।
अगर गलती हो सकता है किसी से, भाई हमारे आपके सीए जो है वो अप्लाई कर देते हैं, हम भी अप्लाई कर भाई देते हैं, वहां कोई स्मृति ईरानी के दो है, तो स्मृति ईरानी कौन है? वो बीजेपी के कैबिनेट में मंत्री रही है, वो पूर्व सांसद है। जब आप बीजेपी के साथ होते हो तो ये गुनाह नहीं होता। आजम खान का गुनाह ये नहीं है कि उनके पास दो पैन कार्ड है। आजम खान का सबसे बड़ा गुनाह है कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। गुनाह आप गलती गलत मान रहे हैं। उनको 7 साल सजा इसलिए नहीं मिली कि दो पैन कार्ड है, उनको 7 साल सजा इसलिए मिली कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। क्योंकि दो पैन कार्ड पे सजा होती तो स्मृति जी को भी होती। जी 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 भाई गलत एफिडेविट देने पे तो प्रधानमंत्री जी ने भी कई यूपी गुजरात में जो चुनाव लड़े उसमें तो अपनी पत्नी का जिक्र भी नहीं किया, ये नहीं लिख दिया उसमें। और देवेंद्र फडणवीस का तो अभी एक नागपुर हाईकोर्ट में केस भी चला, उन्हें भी 2-4 केसेस अपने नहीं रखे तो हाईकोर्ट ने कहा अरे स्लिप ऑफ पेन मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री है वो। जी और यही जी स्लिप ऑफ पेन यदि नॉन बीजेपी वाले आदमी से हो तो वो जेल होगा। जी। चलिए अशोक भाई, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात वो बताना जरूरी था कि आजम खान के साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो तो बिल्कुल, नहीं नहीं, मतलब कभी कभी मुझे मुझे तो लगता है कि मुझे मुझे तो कई बार डर लगता है कि आजम खान, मतलब भगवान खुदा करे, भगवान करे, जो भी करे उनकी सेहत ठीक रहे। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं जेल में उनकी जीवन जीवन को खतरा ना हो। क्योंकि आजम खान कितने भी वृद्धावस्था, मैं बता रहा हूं आपको, आजम खान व्हील चेयर में भी होंगे तो भाजपा को पसीना ला सकते हैं, ये उनकी ताकत है। जी जी पांड्या, लोहिया, इनके लिस्ट में आजम खान का नाम ना चले, इसीलिए मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जी, सही बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।